चलिए बच्चों लोग स्टार्ट किया जाए, है ना। तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग वेक्टर में वेक्टर का ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और वेक्टर ऑपरेशन का मतलब होता है वेक्टर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। आइए समझते हैं कुछ, है ना। देखिए इधर मैंने आपको बोला कि मेरे पास दो नंबर है, एक 5 और एक 3 है, इसको जोड़िए तो कितना मिलेगा? 8। यही मिलेगा। दो नंबर को जोड़ करके एक सिंगल नंबर बना देना, इसी को आप एडिशन बोलते हैं, हाँ या ना। अरे दो नंबर को जोड़ के एक सिंगल नंबर बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन बोलते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर भी होगा। क्या करेंगे यहाँ पे दो वेक्टर को जोड़ करके क्या करेंगे? दो वेक्टर को जोड़ करके एक सिंगल वेक्टर बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले? यहाँ पे मैंने दो नंबर को जोड़ा और दो नंबर को जोड़ करके एक सिंगल नंबर बना दिया ना, इस चीज को एडिशन ऑफ नंबर बोलते हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे और दो वेक्टर को जोड़ करके एक सिंगल वेक्टर बना देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। याद रहेगा। ये जो सिंगल वैल्यू है ना बाबू, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब समझते हैं? बराबर। ये इसका मतलब क्या है समझिए। ये दोनों मिल करके जो काम करेंगे, ये अकेला सेम काम कर देगा। 5 और 3 को मिला के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, 8 अकेला सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये दो वेक्टर मिलके जो काम करेगा, ये वेक्टर सी अकेला क्या करेगा? वो काम करेगा। तो इस वेक्टर सी को हम लोग इक्विवेलेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेक्टर। ये किसका इक्विवेलेंट है? तो ए और बी का। मतलब ए और बी मिलके जो काम करते हैं, ये वेक्टर सी अकेला सेम काम कर सकता है। याद रहेगा। लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कंबाइनिंग 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 टू और मोर वेक्टर, कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर, कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर टू फॉर्म a single vector, to form a single vector, to form a single vector is known as addition of vector, is known as addition of vector। फुल स्टॉप। उसी के नीचे के लाइन में लिखेंगे सिंगल वेक्टर is known as equivalent वेक्टर, और इसको रिजल्टेंट वेक्टर ही बोलते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, आगे सुनेंगे, ठीक है। हेडिंग में डालेंगे कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हेडिंग में डालेंगे कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने का कंडीशन क्या है? ठीक है, तो सुनेंगे। दो वेक्टर तभी ऐड होगा जब वो कोप्लेनर होगा। क्या होता है बाबू कोप्लेनर? ठीक है, वेक्टर आप तभी ऐड कर सकते हैं जब वो वेक्टर कोप्लेनर होगा। क्या होगा? कोप्लेनर। मैंने अभी जैसे लिखा था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या था? वेक्टर सी।
तो ए और बी को हम तभी ऐड कर सकेंगे जब ये क्या होगा, कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर बोलने का मतलब होता है कि ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। जैसे बोर्ड एक प्लेन है ना, तो इस पे वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी है। समझ में आ रहा है क्या बोले, हाँ या ना? ए और बी दोनों है ना कि नहीं है, सेम प्लेन पे है ना। तो वेक्टर आप तभी ऐड कर सकते हैं जब वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर बोलने का मतलब होता है एक ही प्लेन पे सारे वेक्टर लाई करेंगे। पहला हो गया कंडीशन क्लियर। दूसरा, वेक्टर तभी ऐड होगा जब दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब या तो क्लॉकवाइज फ्लो करें या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करें। याद रहेगा, नहीं समझे? वेक्टर जब मूव करेगा तो हो सकता है क्लॉकवाइज मूव कर जाए या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। वेक्टर तभी ऐड होगा जब या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव करे या फिर दोनों क्लॉकवाइज मूव करे। ठीक है, ये दो कंडीशन है, लिखेंगे क्या? बताएंगे अभी, नहीं बताएंगे, लिखेंगे। कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर लिखेंगे नंबर 1 में, वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। और नंबर 2 में, वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। ठीक है, वेक्टर को सेम नेचर का होना चाहिए। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कुछ लॉ होते हैं। ठीक है, इसमें पहला को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरे को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरे को बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट भी लिखना होगा और डेरिवेशन भी लिखना होगा। स्टेट एंड प्रूफ में आएगा, है ना। आप क्या बोले हमसे, वेक्टर एक्सिस में? वेक्टर सिर्फ एक्सिस में नहीं, वेक्टर जिधर भी डायरेक्शन जा रहा है उधर वेक्टर ट्रैवल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड। एक्स एक्सिस में आई कैप ट्रैवल करता है, वाई में जे कैप ट्रैवल करता है और के में जेड में के कैप। समझ गए? बाकी वेक्टर किधर भी जा सकता है। ठीक है, नहीं समझे? आगे बढ़े, हो गया, लिख लिए इसको। है? हाँ, फिर से लिखना है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीन लॉ है। एक ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन और तीसरा क्या है, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख लिए बाबू। आगे बढ़े, हो गया तीनों। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाले से, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। बढ़ जाए ना आगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन।
triangle law of vector addition। पहले तो समझेंगे क्या होता है ट्रायंगल लॉ, उससे पहले समझेंगे क्या होता है ट्रायंगल। क्या होता है बाबू ट्रायंगल? व्हाट इज ट्रायंगल? कोई आपसे पूछ दे क्या होता है ट्रायंगल, क्या बोलेंगे? शेप हैविंग थ्री साइड्स, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। ठीक है, चलिए सुनेंगे अभी तक, है ना। तीन साइड वाला क्लोज फिगर, क्या बोलना है? क्लोज फिगर, क्लोज मतलब बंद, है ना। तो ऐसा फिगर जिसका तीन साइड हो और वो क्या हो, क्लोज हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब पक्का है कि ट्रायंगल से कुछ ना कुछ लेना देना होगा। तो सबसे पहले मैंने किया क्या कि ट्रायंगल बना दिया, एक ये साइड, एक ये साइड, और एक ये साइड। ठीक है, मार्किंग कर दीजिए, ये ए बोल दीजिए इसको, बी बोल दीजिए इसको, सी। अब सुनेंगे क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए और दोनों सेम ऑर्डर में हो, क्या बोले? अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए और दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, पहले इतना बात समझते हैं। मान लेते हैं ए से लेके बी तक एक वेक्टर है, इसको मैंने वेक्टर ए बोल दिया, और बी से सी तक एक वेक्टर है, इसको मैंने वेक्टर बी बोल दिया। अब देखिए ये दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम है का मतलब है कि अब इस क्लोज पाथ में अगर इसको चलना होगा तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, हाँ या ना। अगर इस क्लोज पाथ में चल, ट्रायंगल इज अ क्लोज पाथ, हाँ या ना। तो इस क्लोज पाथ में चलना होगा तो कैसे चलेगा? एंटी क्लॉक। अभी समझ में आया क्लॉक और एंटी क्लॉक में क्या होगा, हाँ या ना। ठीक है, देखेंगे इधर, अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए और दोनों सेम ऑर्डर में हो, सेम ऑर्डर बोलने का मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम। जैसे ए और बी इस क्लोज पाथ में दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही चलता रहेगा, चलेगा ना। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए और दोनों सेम ऑर्डर में हो, तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगल का तीसरा साइड क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। क्या होगा? अब बताइए, ए और बी का रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं कि ये वेक्टर सी है, तो ये रिजल्टेंट में मतलब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। रिजल्टेंट का मतलब यही बताए ना, ये दो मिलके जो काम करेगा ये अकेला वो काम कर देगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा बाबू? ऑपोजिट होगा। मतलब ये अगर एंटी क्लॉक जा रहा है तो ये क्या जाएगा? क्लॉकवाइज मूव करेगा, याद रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई डाउट है मन में? समझ में आया बात? लिखवा दें, लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखेंगे इसमें। इट स्टेट्स दैट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखेंगे इसमें। इट स्टेट्स दैट, it states that if two vectors, if two vectors, if two vectors are represented by, are represented by, are represented by two sides of the triangle,
are represented by two sides of the triangle are represented by two sides of the triangle taken in same order, taken in same order, taken in same order, then 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 their resultant then their resultant will be given by then their resultant will be given by then their resultant will be given by then their resultant will be given the third side by the third side of the triangle by the third side of the triangle taken in opposite order by the third side of the triangle taken in opposite order by the third side of the triangle taken in opposite order। ये डायग्राम बना करके इसको लिखिए, है ना, जल्दी। ये पहला स्टेटमेंट समझ में आया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? हो गया, बना लिए, आगे बढ़े, चलिए लिखेंगे अब। बढ़ जाए, लिखिए, उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे लेट टू वेक्टर लेट टू वेक्टर्स लेट टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरह से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नहीं उसके नीचे के लाइन में लिखना है लेट टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are represented are represented by two sides AB and BC, two sides AB and BC of triangle ABC of triangle ABC, full stop. Their resultant will be given by the side AC. Their resultant will be given by the side AC of triangle ABC of triangle ABC full stop। उसी में आगे लिखेंगे let वेक्टर C, ये C के ऊपर वेक्टर है, let वेक्टर C is resultant of vector A and vector B is resultant of vector A and vector B is resultant of vector A and vector B। ठीक है, आगे बढ़े।
हाँ या ना? अब आगे सुनिए। देखिए, ये वेक्टर सी का जो ऑर्डर है ये ऑपोजिट है, इधर से इधर जा रहा है, आप सुनेंगे है ना? हमको बोला गया कि ये वेक्टर सी तो रिजल्टेंट है कि नहीं? तो बोला कि हम ए और बी का मैग्नीट्यूड दे देते हैं, ए और बी के बीच में एंगल भी दे देते हैं, बताइए तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या पूछा गया? हमको बोला गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दे दिए, वेक्टर ए इधर जा रहा, वेक्टर बी इधर जा रहा, तो दोनों के बीच का एंगल भी क्या हुआ आपको दे दिए, बताइए तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है इस एरो का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, मतलब ए से लेके सी तक का लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? ए से लेके सी तक का लेंथ। यही डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि आप जो डिराइव करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए, आइए देखते हैं। देखिए हम किए क्या कि ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, हम इसको आगे बढ़ा दिए इस तरह से, ठीक है, इधर सुनिए, इधर बातचीत नहीं की, और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस लाइन पे। क्या कर दिए? सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन के ऊपर। आगे सुनेंगे, ये वाला डायरेक्शन वेक्टर ए का है, ये वाला डायरेक्शन वेक्टर बी का है। वेक्टर ए इधर जा रहा है ना बाबू, वेक्टर बी इधर जा रहा है, हाँ या ना? तो इनके बीच में जो एंगल है, इस एंगल को मैंने मान लिया कितना है, थीटा है। कितना एंगल? थीटा। अब सुनेंगे आगे की बात, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि बताइए मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, या मॉड ऑफ ए बी वेक्टर को आप और क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, कल पढ़ाए थे ना। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर को क्या लिखते हैं? ए बी। ये बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए से, जो बराबर है किसके? ए के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए से बी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बच्चों मॉड ऑफ बीसी वेक्टर, बी से सी इज इक्वल टू क्या लिखाएगा? ये मॉड ऑफ बीसी वेक्टर को बीसी भी लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीसी के लिए वैल्यू कितना है? वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से मैंने बोला AC, ये क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर AC, ये क्या हो जाएगा? AC मतलब मॉड ऑफ वेक्टर C, जिसको क्या बोलेंगे? C। हमको इस C का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? C का वैल्यू। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। और थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ए इधर जा रहा, बी इधर जा रहा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? थीटा। इस पॉइंट को हमने एन बोल दिया है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ या ना? बढ़ जाए ना? आगे सुनेंगे। हमको बोला गया कि ए से सी का लेंथ बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, मतलब क्या है? ए से सी का लेंथ बताइए। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, फ्रॉम
पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता बाबू पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, यही होता है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए एन का स्क्वायर प्लस एनसी का स्क्वायर, हाँ या ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए एन सी, राइट ट्रायंगल ए एन सी से हमने क्या लिखा है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बाबू, इस ए एन के स्क्वायर को ए बी प्लस बी एन का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। समझिए बात। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए बी प्लस बी एन का होल स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी एन का स्क्वायर बोले तो ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी एन प्लस एन सी का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इधर, देखिए है ना, आपके पास एसी का वैल्यू है, एसी का वैल्यू है कितना? सी। क्या ए बी का वैल्यू है? ए बी का वैल्यू है कितना? ए। क्या बी एन का वैल्यू है? नहीं है। क्या एनसी का वैल्यू है? नहीं है। अगर मेरे पास बी एन का और एनसी का वैल्यू रहता तो यहां पुट कर देते तो ए से सी का लेंथ निकल जाता ना, हाँ या ना। अब हम लोग यही काम करेंगे, लेकिन पहले एनसी और बीएन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब बताइए जरा, ये ट्रायंगल दिख रहा है बीएनसी, दिख रहा है ना। अगर आपसे पूछे कि बताइए फ्रॉम राइट ट्रायंगल बीएनसी बताइए साइन थीटा क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाय मतलब एनसी डिवाइडेड बाय बीसी। तो एनसी इक्वल टू कितना आ गया? बीसी साइन थीटा। तो एनसी का वैल्यू, बीसी कितना है बाबू? बीसी इज इक्वल टू बी से सी का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना बोले हैं? बी बोले हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एनसी इक्वल टू बी साइन थीटा। क्या यहाँ पुट करने के लिए एनसी आ गया? आ गया। सिर्फ कौन बचा है अभी? बी एन। सिमिलरली अगर हम आपसे बोले कि बताइए बच्चों, सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या बोलेंगे आप? बेस, बेस बोले तो बी एन बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोले तो एसी। एसी को इधर ले आएंगे, आपको क्या मिलेगा बाबू? आपको मिलेगा बी एन इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। एसी ना बीसी है ना यार, ये वाला ले रहे ना हम लोग। बी एन बाई, उल्टा लिखवा दिया आपने, बी एन बाई बी सी। ठीक है। अब देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? बी एन इज इक्वल टू बेस, बी एन इक्वल टू बी सी इधर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? बी सी कॉस थीटा आएगा या नहीं आएगा? तो आपको क्या मिलेगा? बी एन इज इक्वल टू बी सी बोले तो कितना? अरे बी सी का वैल्यू कितना है बाबू? बी, क्या लिखेंगे? बी इंटू कॉस थीटा। बताइए, क्या आपने यहाँ पुट कर लिए, करने के लिए एनसी का वैल्यू निकाल लिया? क्या बी एन का वैल्यू निकाल लिया? क्या ए सी और ए बी का वैल्यू पहले से पता है? आंसर आएगा हमारा, आ जाएगा। देखेंगे कैसे, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू, इधर देखेंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन वन, वन में पुट कीजिए। एसी की जगह क्या लिखेंगे? एसी की जगह क्या लिखना है? सी। तो एसी की जगह लिखेंगे सी। तो सी का
स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह क्या लिखेंगे? ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी एन की जगह क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, आगे बढ़िए, टू ए बी इंटू बी एन, तो टू इंटू ए बी के लिए क्या लिखेंगे? ए बी के लिए ए, इसका बी एन के लिए क्या लिखेंगे? बी कॉस थीटा प्लस एन सी के लिए क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर, यही होगा ना? तो ये कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी इंटू कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बाबू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। याद रखेंगे ये रिजल्टेंट का एक लौता ऐसा वैल्यू, रिजल्टेंट का एक लौता वैल्यू है। इसके अलावा रिजल्टेंट निकालने के लिए आप लोगों को और कभी भी कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करना। याद रहेगा? ठीक है, डेरिवेशन कैसे किए समझ में आया? चलिए कॉपी कीजिए।
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। याद रहेगा, इकलौता रिजल्टेंट के लिए यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। और यही जो डेरिवेशन यहाँ पढ़ाए हैं, पैरेललोग्राम लॉ में भी यही डेरिवेशन बताएंगे। आगे बढ़े। हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। लिख लिए। इसके बाद आता है स्पेशल केस। क्या आता है? स्पेशल केस। और इसमें है केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब बताइए थीटा 0 डिग्री से आप क्या मतलब क्या समझेंगे? देखिए अभी हमने क्या किया था, ये दो दो वेक्टर इस तरह से बनाया था, यही ना बनाए थे, और इसको हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर बोला था, ये जो जा रहा था ऐसे करके। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इसके बीच के एंगल को क्या बोले हैं? 0। यही है ना, ऐसे ही है। थीटा अगर 0 है इसका मतलब क्या है? थीटा 0 कब होगा? अभी ये एंगल थीटा दिख रहा है, 0 करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सेम हो जाएगा। दोनों वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर हम बोले कि थीटा 0 डिग्री है, दैट इज बोथ द वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना? 1। और ये cos का मैक्सिमम वैल्यू है, पता है ना? cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। अब देखिए इधर है ना, मैंने आपको बोला कि ए और बी के बीच में एंगल 0 है, मतलब जिधर ए जा रहा है उधर ही क्या है? बी भी जा रहा है। ये एंगल को 0 बोले ना यार।
जीरो बोले का मतलब क्या है, ये जो वेक्टर भी ऐसे जा रहा था अभी इसी लाइन पे जाने लगा, तभी ना एंगल जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो एंगल कितना होगा, जीरो। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा एंगल कितना होगा, जीरो। अब देखिए इधर मैंने बोला यहाँ पे कि cos थीटा का वैल्यू 1 आया जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है अंदर में और बाहर में रूट है, कैंसिल हो जाएगा तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस बी के बराबर, ये स्क्वायर है ये रूट है, कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो जब ये कैंसिल हो गया तो c इक्वल टू कितना आया, a प्लस बी। और जैसे ये cos का मैक्सिमम वैल्यू है हम इसको रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, याद रहेगा, हाँ या ना। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, a प्लस बी। इसी तरह से बच्चों अगर हम आपको बोल दे केस 2 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज थीटा 180 डिग्री है, इससे क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए अभी हम लोगों ने ये इस तरह से था तो एंगल ऐसे ही था ना, ये वेक्टर ए इधर जा रहा है वेक्टर बी इधर जा रहा, ये जो एंगल है इसको थीटा बोले हैं। अगर ये थीटा 180 हो जाए, पहले तो थीटा को ऐसे करके ऐसे 90 होना होगा, उसके बाद और आगे बढ़ना होगा तो इधर आएगा तब 180। थीटा 180 का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, थीटा 180 का मतलब याद रहेगा, अगर थीटा 0 है तो सेम डायरेक्शन और थीटा 180 है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ थीटा इज 180 डिग्री दैट इज बोथ द वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ द वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों वेक्टर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos 180। cos 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1, cos 180 का वैल्यू। और ये cos का मिनिमम वैल्यू है, क्या है ये cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और cos का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, याद रहेगा, हाँ या ना। साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो हमको मिलेगा c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। ये माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही मिलेगा ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होगा, a माइनस बी का ये स्क्वायर ये रूट क्या आ जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी। अब देखिए ये cos का मिनिमम वैल्यू है तो पक्का है कि ये रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होगा, याद रहेगा, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना, a माइनस बी। अरे cos जब यहाँ पे मैक्सिमम लगा दिए, ठीक है, तो अब तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, यही cos में ही चेंज आ रहा होगा, तो ये जब ये मैक्सिमम तो रिजल्टेंट भी क्या मैक्सिमम, जब यहां मिनिमम लगा दिए तो ये मिनिमम तो रिजल्टेंट भी क्या मिनिमम। आगे बढ़े, आगे सुनेंगे। केस 3 इफ थीटा इज 90 डिग्री दैट इज, थीटा 90 का मतलब क्या समझते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। ठीक है, दैट इज बोथ द वेक्टर, बोथ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर क्या है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे,
cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। cos 90 का वैल्यू उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। 2ab इंटू 0 ये 0 हो जाएगा तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए, देखिए, रिजल्टेंट रिजल्टेंट बोलते हैं सी को, हाँ या ना? इसका मिनिमम वैल्यू कितना? ए माइनस बी। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना? ए प्लस बी। अगर ये मिनिमम है मतलब इससे कम नहीं हो सकता है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू या तो ए माइनस बी के बराबर होगा मिनिमम में, या फिर उससे बड़ा होगा। और ए प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल होगा या फिर उसके कम होगा। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट हमेशा ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी के बीच में लाई करेगा। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम है। नहीं समझे बात? अरे ये वैल्यू मिनिमम है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम है। एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो रिजल्टेंट होगा यही दोनों के बीच में मिलेगा ना यार, हाँ या ना? ना मैक्सिमम से ज्यादा मिलेगा ना मिनिमम से कम मिलेगा। क्लियर है, हाँ या ना? नहीं समझे? रिजल्टेंट जो होगा, अगर आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप वहां से देख के बता सकते हैं कि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू और उसके बीच का सारा वैल्यू आ सकता है। ठीक है, रिजल्टेंट में समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा वैल्यू और मिनिमम से कम वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए लिखेंगे। लिख लेंगे इसको, आज का क्लास यहाँ पे करेंगे हम लोग समाप्त, है ना?